दरअसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और 9 बजे के इस प्राइम टाइम शो में आपके साथ अब होगा खबरों का विश्लेषण। जी हां, सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में किसानों के फसल नुकसान पर मुआवजे को लेकर सियासत जारी है। पहले कांग्रेस सवाल पूछ रही थी कि मुआवजा कब मिलेगा, लेकिन अब जब बीमे की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है तो कांग्रेस देरी का आरोप लगा रही है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का किसानों को कहती है, उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों की पार्टी है। एमपी में किसानों को मिली बड़ी राहत, फसल बीमा राशि पर सियासत। शिवराज ने बीजेपी को किसानों की पार्टी कहा, कमलनाथ ने देरी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 49 लाख किसानों को बड़ी राहत दी। शनिवार को सीएम ने किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा की 7600 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। बैतूल में हुए आयोजन में सबसे पहले प्रसिद्ध ठाटिया नृत्य के साथ जनजाति कलाकारों ने सीएम का स्वागत किया। फिर 312 करोड़ 88 लाख 31 हजार रुपए की लागत से होने वाले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ। इन सब के साथ कांग्रेस पर जोरदार सियासी प्रहार भी किया गया। जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। शिवराज ने बीजेपी को किसानों की पार्टी बताया तो कांग्रेस को विरोधी का टैग भी लगा दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया में कोई कोताही नहीं की। पूर्व सीएम कमलनाथ का दंदनाता हुआ ट्वीट आ गया। उन्होंने देरी से मुआवजे पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि देरी से भुगतान के लिए इस दिन को किसानों से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये 2020-21 का बीमा राशि दे रहे हैं। किसान परेशान है, उसकी फसल नष्ट हो गई, इन्होंने ऋण माफ़ी बंद कर दी, खाद मिला नहीं। ऐसे टाइम पे ये पुराना दे रहे हैं कि 22 का कब देंगे। खैर, शिवराज का जहां आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने नुकसान का सर्वे तक नहीं कराया, वहीं कांग्रेस को मुआवजे में देरी शिवराज सरकार की कमी लग रही है। यानी एक बात तो साफ है कि इस बार भी किसान ही चुनावी राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। 2018 में कांग्रेस कर्ज माफी का नारा लेकर आई थी। इस बार वो कुछ ना कुछ सोच तो रही ही होगी। वैसे बीजेपी ने यूपी में अपने घोषणा पत्र में बहुत कुछ सोच लिया है, जैसे किसानों को मुफ्त बिजली देना। तो सवाल ये भी है, क्या एमपी में भी कुछ ऐसा ही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। बात बैतूल की करते हैं। बैतूल में किसान फसल योजना कार्यक्रम में कई प्रदर्शनियां लगाई गईं। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदर्शनी में आने वाली पढ़ाई के बारे में बताया गया। प्रदर्शनी का जायजा लिया बंसल न्यूज के विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने। 2022 का जब पाठ्यक्रम शुरू होगा तो नई शिक्षा नीति के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। बैतूल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी ही झांकियां लगी है जिसमें नजर आएगा कि अब आने वाले दिनों में स्कूल में क्या पढ़ाई होने वाली। आप देखिए, सीएम राइज स्कूल की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी नरसिंह परमार से, तो वो भी यही कह रहे थे कि किस तरह
हम लोग सीएम राइज स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखिए एक नया कंसेप्ट क्या होगा। इस नए कंसेप्ट में तमाम तरह की चीजें, सप्ताह के 7 दिन होंगे, शासकीय प्राथमिक शाला जिसमें बाकायदा इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी बात होगी और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, ये सब नई शिक्षा नीति के तहत दिखाई देने वाली है। और जब नए राइज स्कूल दिखाई देंगे तो उसमें ये सब होने वाला एक कंसेप्ट है। और किस जी करंट में अभी ये चला भी आ रहा है। हम इससे खेल खेल में बच्चों को मनोरंजन तरीके से रोचक गतिविधि के द्वारा जो कठिन अवधारणा उनको सरल करके बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे बहुत ही आनंददायी वातावरण में, बिल्कुल भय मुक्त वातावरण में स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं हमारे। अभी ये बताइए कि कोविड चल रहा है, कोविड के बीच में बच्चे स्कूल आपके आना शुरू हो गए? हाँ सर, आना शुरू हो गए जी। 50% आते हैं सर। सर कंटिन्यू कर देंगे 50%। कल ही आदेश आया है। कल आदेश नई जो शिक्षा नीति आ रही कैसी होगी, वो क्या होगा उसमें? अच्छा ही होगा सर, बहुत ही अच्छा होगा। नई शिक्षा नीति से बहुत अच्छी में क्या होगा बताइए? बच्चे झिझक दूर होगी, खेल खेल में सीखेंगे जी। बहुभाषी शिक्षण होगा सर। जो बच्चे हिंदी बोलना नहीं जानते हमारे, तो वो स्कूल में बोलने से कतराते हैं, झिझक रहती है। लेकिन नई शिक्षा नीति में उनकी भाषा को हमारी हिंदी भाषा से जोड़ते हुए जब शिक्षण कराया जाता है तो उनको एक अपनापन लगेगा कि नहीं, ये जो शिक्षक है ये मेरे हैं। तो सर बच्चों को जब लगा होगा, जिस चीज़ से हमें लगा होता है तो हम रुचि लेते हैं, तो बच्चे सीखने में रुचि लेंगे और बच्चे जल्दी सीखेंगे सर। पढ़ाई के अलावा आप लोग क्या कराते? सर हम जिस प्रकार यहाँ आकर्षक वातावरण है हमारे शालाओं में भी होता है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है और बच्चे आनंद से सीखते हैं सर। उपस्थिति भी बढ़ी। सर दूसरी बात, सीएम राइज शुरू करने से पहले टीचरों को सीएम राइज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नई सरकार की नई शिक्षा नीति कैसी है, इसमें ये तो समझ आएगा। दावे बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, नई शुरुआत भी होती है, लेकिन इन सब लोग का दावा है कि इससे चीजें काफी सुधरेंगी, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ नीति शास्त्र की भी बात होगी जो हम भूलते जा रहे थे। इस नई शिक्षा नीति में भारत की संस्कृति की बात होगी, भारत का जो इतिहास रहा है पुराना, उसकी बात होगी। लेकिन खेल खेल में कैसे पढ़ने, बात इसकी भी होगी और ये कंसेप्ट उसका उदाहरण है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बैतूल। और एमपी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की अगर बात की जाए तो नेताओं में मनमुटाव अब जग जाहिर है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि अब पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले एक हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से कई तरह के आरोप लगाकर इस्तीफे थमा दिए हैं। कांग्रेस में फिर कलह का दौर, नेता लगा रहे आरोप प्रत्यारोप, सामने आ रही नेताओं में गुटबाजी, बीजेपी की कांग्रेस पर निशानेबाजी। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल से लेकर इंदौर तक जो सूरत हाल दिखाई दे रहे हैं वो बताता है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। एमपी कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय बनाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कमलनाथ घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। सिंधिया के बीजेपी जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल इलाके में पहले ही कमजोर हो गई है। यहां पार्टी को मजबूत करने के बजाय नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ग्वालियर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रुचि गुप्ता ने जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलने और सिफारिश वाले नेताओं को तरजीह देने का आरोप लगाकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं रुचि गुप्ता के समर्थन में करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। अब ग्वालियर ग्रामीण से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को कड़ी टक्कर देने वाले साहब सिंह ने जमीनी कार्यकर्ताओं को हक नहीं मिलने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। इंदौर में भी यूथ कांग्रेस के अंदर झगड़ा चल रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सड़क पे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक साथ बैठे थे बगैर किसी दरी के मुख्यमंत्री निवास के बाहर। गुटबाजी कहाँ है? सड़क पे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक साथ बैठे थे बगैर किसी दरी के मुख्यमंत्री निवास के बाहर। गुटबाजी कहाँ है? कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी को एक बार फिर बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, फूट और टूट कांग्रेस के रग रग में बस चुकी है।
कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो गिट और गिरोह में बटी हुई है। घर घर दस्तक अभियान होता है तो कमलनाथ जी अकेले निकल लेते हैं गाड़ी में बैठकर, गाड़ी से उतरने की फुर्सत नहीं है कमलनाथ जी को, और बाकी कांग्रेस के नेताओं को अपने घर से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी कांग्रेस बिखरी बिखरी सी है। मध्य प्रदेश हो या बाकी राज्य जहाँ पर कांग्रेस के पास ना नेता है और ना ही किसी तरह के कार्यक्रम है, वहाँ भी कांग्रेस की हालत खराब है। पिछले एक हफ्ते के अंदर जितने भी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने जमीनी नेताओं को महत्व नहीं मिलने का आरोप लगाया है। यानी एमपी कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है और ये हालात उसके मिशन 2023 के लिए फिलहाल तो ठीक नहीं कहे जा सकते। आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जितनी तेजी से लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की शुरुआत की थी, उतनी ही तेजी से पोस्टर गर्ल्स ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। लखनऊ में आज कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गई है। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तीनों ने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया, यही नहीं, कांग्रेस उन्नति विधान के कवर पेज से प्रियंका का फोटो ही गायब हो गया, जबकि शक्ति विधान में सिर्फ प्रियंका का ही बड़ा सा पोस्टर था। कांग्रेस के खाली होते ही पोस्टर बदलते गए। आप देखिए कि कांग्रेस के खाली होते पोस्टर कितने अलग अलग तरीकों से बदलते जा रहे हैं, इसके कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 55 सीटों समेत उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। यूपी की 55 सीटों सहित उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन स्टार प्रचारकों ने प्रत्याशियों के लिए वोट अपील की है। आखिरी दिन पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली की। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड में आखिरी दिन कई विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी समेत उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना जोर लगाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आखिरी दिन ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी के सांसद आमिर लियाकत हुसैन सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में 18 साल की सईदा दानिया शाह की शादी की है। खुद आमिर की उम्र 49 साल है और ये उनकी तीसरी शादी है। पहले तो शादी को लेकर आमिर चर्चा में थे, लेकिन अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से अपनी तुलना करके चर्चा में है। दरअसल 11 फरवरी को पाकिस्तानी सांसद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें एक तरफ अक्षय कुमार थे तो दूसरी तरफ खुद आमिर। अपने ट्वीट में आमिर ने अक्षय कुमार को टैग करते हुए लिखा है कि कौन बेस्ट है। कई यूजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान के सांसद तो मिशन मैरिज की राह पर चल पड़े हैं और तुलना खिलाड़ी कुमार से कर रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक महाराजा ने दूसरे महाराजा को बंद करवा दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हवाई सुविधाओं को लेकर सिंधिया झूठ बोल रहे हैं। एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना, बिक गया एयर इंडिया। अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस में था तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। तो यहाँ के बारे में भी आके रायपुर में वो झूठ बोल गए। एयरपोर्ट के लिए लगातार हम लोग मांग करते रहे। यहाँ के ज़मीन के संदर्भ में राजनाथ से भी मिले। जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसके संदर्भ में मैं खुद मिला हूँ। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे के 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर करनी है ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाएं। 2300 मीटर से हमने 3105 मीटर तक बढ़ा दिया है।
लेकिन उसके आसपास अधोसंरचना हमें बनाना है। वो जमीन आज तक आवंटित नहीं हुई। बिलासपुर की भी वही स्थिति है कि जो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है वो प्रदेश सरकार ने उसका हस्तांतरण कैंसिल कर दिया है। अब प्रगति हम कैसे कर पाए जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। तो ऐसे कई बाधाएं जो आ रही हैं प्रदेश सरकार के साथ। और सीएम भूपेश बघेल ने मोहन मरकाम के बयान का समर्थन किया है। शराबबंदी पर मोहन मरकाम के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम ने कोई गलत बात नहीं कही। सीएम ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में सभी के सलाह के साथ फैसले होते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी ये बात कही है। शराबबंदी को लेकर मोहन मरकाम ने कहा था कि 60% अधिसूचित क्षेत्रों में ये नहीं हो सकती शराबबंदी। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं, इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके। तो ये बातें लिखी गई है, तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है। और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। आपने देखा हो इतिहास, वेद पुराणों में से लेकर सब जगह चलता था साहब, आपने सब जगह। हाँ अभी तो चल रहा है। हम जो 60% भूभाग में चल रहा है हमारी संस्कृति में है, हम तो 60% में तो हम सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है, 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार क्या निर्णय लेती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।